अच्छा जी। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिकली बैकएंड हमारा स्टार्ट हो गया है, और सबसे पहले बैकएंड पर जाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि हाउ वेब वर्क्स, कि किस तरीके से आपकी जो वेब है वो चलती है। वेबसाइट आपकी किस तरीके से, वेब डेवलपमेंट में एक वेबसाइट किस तरह वर्क कर रही होती है। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। तो वेबसाइट ये थी कि जो भी आपकी स्टैटिक होती है, यानी जो भी आप स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक एक वेब पेज बना रहे होते हैं, उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। और अगर वही चीज़ आपकी डायनेमिक हो, डायनेमिक डेटा आपके पास आ रहा हो, कोई स्टैटिक चीज़ ना हो, तो ये आपके पास कहलाती है वेब एप्लीकेशन। अब वेब चलती किस तरह है, तो आपको मैंने ये बताया कि सबसे पहले हमारे पास दो लेयर्स होती हैं एक एप्लीकेशन में। कुछ लोग तीन भी बोलते हैं, कुछ लोग दो कहते हैं। तो दो लेयर्स, सबसे पहले दो पे बात करते हैं। दो क्या होती हैं कि एक आपके पास फ्रंट एंड, एव स्टैंड्स फॉर फ्रंट एंड, और एक आपके पास होता है यहाँ पे आपका बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड मतलब जो आपका जो भी यूआई पार्ट होता है, जितने भी हम HTML से या जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट वगैरह के थ्रू बना रहे होते हैं, सब फ्रंट एंड कहते हैं, और इसी को हम क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। बैक एंड में आपके पास क्या होता है, एक अलग सर्वर होता है और एक अलग आपके पास डेटाबेस होता है। सर्वर को 2 मिनट के लिए अभी हम छोड़ देते हैं, सर्वर को भूल जाएं अभी, कि सर्वर पर हम बाद में आएंगे। डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है सारा। अब फ्रंट एंड पे कोई वेब एप्लीकेशन है, तो मुझे फ्रंट एंड पे डेटा दिखाना है डेटाबेस से लाके, तो वो किस तरीके से दिखाते हैं, हम फ्रंट एंड पे एक HTTP की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब आप लोगों ने एक्सियोस पढ़ा था, रिएक्ट के अंदर आपने एक्सियोस यूज़ किया था फैच करने के लिए, वो एक्सियोस क्या है, वो भी HTTP की लाइब्रेरी है। वो भी HTTP की ही एक लाइब्रेरी है एक्सियोस। फैच वो ब्राउज़र API है, वो तो खैर फैच को हटा दें। तो एक्सियोस बेसिकली बहरहाल एक्सियोस भी HTTP की लाइब्रेरी है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। तो HTTP के हम फ्रंट एंड पे क्या करते हैं, HTTP मीन्स के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं बैकएंड से कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने डेटाबेस से कोई चीज़ लाना चाह रहा हूँ, तो API से रिक्वेस्ट करने के लिए हम HTTP को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि भाई सबसे पहले, अच्छा अभी तक सर्वर को पे यानी अभी तक नहीं आया, सर्वर को अभी हम स्किप कर रहे हैं। हमने देखा डेटा कैसे आया भाई, फ्रंट एंड पे हमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करी HTTP के थ्रू, और डेटाबेस से डेटा हमारे पास आ गया। अब HTTP के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या क्या होते हैं भाई HTTP के, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैं लिखा था URL के, एक URL मिलता है API जिसको हम कहते हैं। HTTP के हमारे पास कुछ होते हैं मेथड्स। सबसे पहला हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है गेट। अच्छा, मेथड सिर्फ यही नहीं होते, एक सेकंड, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, दीज आर HTTP मेथड्स। अच्छा, HTTP के सिर्फ यही मेथड्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले मेथड्स है ना, वो यही होते हैं। सही है। HTTP के बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ भी इंटरनेट नहीं चल रहा, वरना आपको मैं दिखाता है HTTP मेथड्स, गूगल पे आप लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं HTTP के, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास यही होता है। अब समझते हैं ज़रा कि ये होते क्या है। गेट हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं कोई चीज़ गेट करना चाह रहा हूँ, गेट का मतलब यानी कि मैं कहीं एक दूसरी जगह से कोई कहीं चीज़ रखी है वहाँ से लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा गेट। अब ये कब यूज़ होगा भाई, आप समझ गए होंगे आप कि अगर मेरे पास डेटा बेस से कोई डेटा अगर मैं फ्रेंड को दिखाना चाह रहा हूँ अपने, तो मैं क्या गेट की रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, ये क्या है, HTTP मेथड्स कहते हैं इनको हम। फिर आता है पोस्ट, पुट। पोस्ट, पोस्ट क्या है, पोस्ट मीन्स कि आप कोई डेटा क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो यानी कि अगर आप अपने फ्रंट एंड से कोई चीज़ डेटाबेस के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, सेव करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। फिर आता है पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट। पुट का मतलब होता है अपडेट, कि भाई हम क्या करेंगे कि अगर कोई डेटाबेस पहले पे डेटाबेस में मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र था एहतिशाम नेम से, अब वो एहतिशाम को उसको नाम उसका कोई चेंज हो गया, तो नाम चेंज करना है उसका, तो क्या करूँगा वहाँ पे मैं एक पुट की रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा। फिर हमारे पास होती है एक डिलीट। डिलीट की रिक्वेस्ट, डिलीट का मतलब क्या होगा भाई, अगर कोई चीज़ डेटाबेस से डिलीट करनी है, डेटाबेस पे कोई रिकॉर्ड रखा है उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे डिलीट की रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा। ये सारी रिक्वेस्ट जो है ना, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है फ्रंट एंड से कॉल होती हैं। ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ से कॉल होती हैं,
फ्रंट एंड से, क्योंकि HTTP की लाइब्रेरी है और HTTP हमेशा फ्रंट एंड पे चलता है, बैक एंड पे नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करने की यूज़ होता है, तो ये चलता भी सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर है, बैक एंड पे HTTP वर्क्स नहीं करता आपके पास। तो HTTP के मेथड्स क्लियर हैं आपके? अच्छा, अब ये जो इनको इनके अभी मैंने सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्ड जो है ना कि गेट में किस तरह काम होता है, पुट में किस तरह काम होता है, ये डिटेल्ड इनकी जो डिटेल्ड है ना, ये हम कोड में देखेंगे, ये अभी हम थ्योरी में नहीं देखेंगे। थ्योरी में सिंपल मैं हर चीज़ का आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी कि क्या इनकी डिटेल होती है, पोस्ट में क्या चीज़ आती है, पुट में क्या होता है, ये हम देंगे जब कोड पे आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सर्वर पे आने से पहले आप API डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये अब मैं क्या न्यू स्क्रीन लूँ, क्या करूँ? एक काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम थोड़ा डिस्कस करते हैं API को, कि APIs कितने टाइप्स की होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा सा APIs को पढ़ते हैं। API, चलो पहले API पढ़ते हैं। अच्छा, हम जो नोट जैसे बनाएंगे ना APIs, हम बनाएंगे REST APIs। अब मैं REST APIs कह रहा हूँ, इसका मतलब कि कोई API की नई टाइप होगी REST APIs, ठीक है। तो REST से पहले API समझते हैं, API क्या है। API को मैंने आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू क्या दिया कि भाई API बेसिकली क्या है, एक रिक्वेस्ट है, क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो कि फ्रंट एंड से बैक एंड की कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। एक तरह का एजेंट समझ लें इसको, एक तरह का एजेंट एक थर्ड पार्टी मैन है, ठीक है। एक थर्ड पार्टी मैन है जो कि दो चीज़ों की, दो मॉडल्स की कम्युनिकेशन करवा रहा होता है आपस में। होता क्या है, होता ये कि भाई हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं API को, सॉरी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं बैक एंड को, तो वो रिक्वेस्ट को API बोलते हैं। और वो उस रिक्वेस्ट में हम कोई डेटा वगैरह मंगवा रहे होते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे होते हैं जो डेटाबेस पर रखी हुई होती है, या तो भिजवा रहे होते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके नतीजे में हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स भी API लेके आती है, तो इससे सिंपल API बोलते हैं, और कुछ नहीं है। API सिंपल क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का नाम है। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट होती है बैक एंड को, बैक एंड से रिस्पॉन्स आता है फ्रंट एंड को। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है ना, ये इन्हीं को हम API बोल रहे होते हैं, जो यही सारा API वाला काम कर रही होती है। इसलिए एक एजेंट है जो कि दो चीज़ों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा होता है हमारी। अब APIs कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम टाइप्स ऑफ APIs पढ़ लें बाय इट्स नेचर, इसकी नेचर के हिसाब से। अब ये चाहे रेस्ट हो, चाहे GraphQL हो, चाहे कुछ कोई भी APIs हो, ये सारी की सारी टाइप्स उन सब में होंगी, ठीक है। ये इनकी नेचर बाय डिफरेंशिएट पढ़ लें इनको इनके नेचर के हिसाब से। तो भाई कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आपके पास आ रही होती है जिसको पब्लिक API जी। पब्लिक APIs क्या होती हैं भाई? पब्लिक APIs वो APIs होती हैं जो कि आराम से हर यूजर के लिए एक्सेसिबल होती हैं। मतलब जैसे आपने गिटहब की API यूज करी है, हर कोई यूज कर सकता है ना उसको, तो ये कह रहा है कि पब्लिक API, ठीक है। तो यानी कि हर वो API जो कि हर कोई इजीली आराम से यूज कर सके उसको, तो वो इजीली उसको रिक्वेस्ट कर सके, उसको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स पे कर सके, तो वो आपके पास कहलाती हैं पब्लिक APIs। उसके बाद हमारे पास पब्लिक के बाद हमारे पास कुछ आती हैं या इसको एक काम करो, तो इंटरनेट नहीं चल रहा ना यहाँ पे, बड़ा मसला हो रहा है ये। फिर कुछ होती हैं प्राइवेट APIs, ठीक है। अच्छा, इस पब्लिक APIs में ना क्या है कि सिक्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं होता, क्योंकि हर किसी को हर किसी को एक्सेस दिया हमने इसका, तो इसमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की हम परवाह नहीं कर रहे होते एज अ बैक एंड डेवलपर।
एज अ बैकएंड डेवलपर इसको हम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की परवाह नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे। कुछ आती हैं प्राइवेट एपीआईज। प्राइवेट एपीआईज क्या होती हैं? प्राइवेट एपीआईज आपके पास ये हो रही होती हैं कि जो हर किसी यूज़र के लिए नहीं होती, जो आपके इंटरनल जो लोग हैं ना, इंटरनल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इदारे में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स जोन में हम सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, टैक्स जोन में हम टैक्स जोन के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, तो हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल टैक्स जोन में एक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, टैक्स जोन एक कंपनी है, इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, आपके इसमें एक एचआर है, ठीक है, एक इसके अंदर डेवलपमेंट है, एक इसके अंदर मार्केटिंग है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है। अब मैं इन पूरे सारे, मैं इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, मैं किसी एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ अपनी इस कंपनी के लिए, जिसके अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ कि सारे लोगों को कनेक्ट करूँगा आपस में, एचआर भी कनेक्ट होगा, मार्केटिंग भी होगा, इंजीनियरिंग भी हो जाएगा, या कस्टमर सपोर्ट भी हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो एचआर होते हैं, एचआर वालों को ये चीज़ का एक्सेस हो सकता है ना कि मार्केटिंग वालों की क्या पे स्केल है, क्या पे रोल है उनका, या इंजीनियरिंग का क्या पे रोल है, एचआर को तो इसका एक्सेस हो सकता है ना। तो अब ये इस तरह की जो कम्युनिकेशन है, अब इसके लिए जो मैं एक एपीआई बनाऊंगा ना कि भाई एचआर को एक्सेस दूंगा इन तमाम लोगों के ऊपर कि इन तमाम के पेरोल वगैरह चेक कर सके, वो इनके क्या, इनके जो वो इनके क्या इंसेंटिव्स वगैरह हैं, क्या इनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है एचआर का काम ही यही करने का। तो इसके लिए जो एपीआई बनाऊंगा ना मैं, तो ये होगी प्राइवेट एपीआई कि सिर्फ, अच्छा अब अगर मैं इसके इन्वर्स बात करूं, क्या मार्केटिंग को इजाज़त हुई कि एचआर वालों का पेरोल चेक कर सके? नहीं होगी ना। तो अब ये इसके लिए क्या होगा, एक प्राइवेट एपीआई बनेगी, पब्लिक नहीं बनेगी कि जो हर कोई यूज़ कर सके, एक बनाऊंगा प्राइवेट एपीआई में, जो सिर्फ और सिर्फ मैं एचआर, इसके लिए मैं पीछे लॉजिक की कंडीशन सेट करूंगा कि भाई ये एपीआई से जब कॉल होगी तो ये कॉल इसलिए होगी कि सिर्फ और सिर्फ एचआर वाले कम्युनिकेट कर सकें बाकियों से, बाकी कम्युनिकेट नहीं कर सकें एचआर के लिए। तो इस तरह की एक एपीआई बनेगी है जो होगी प्राइवेट एपीआई। बात समझ में आ रही है? हाँ हम इंशाल्लाह बनाएंगे, सारी चीज़ करेंगे हम। ये होती है प्राइवेट एपीआई कि जो पब्लिकली भी एक्सेसिबल किसी को नहीं होगी, और सिर्फ एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसको हम जो रखेंगे कि भाई एक चीज़ की दूसरी से कम्युनिकेशन होगी बहुत पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल, एक कंपनी में एचआर वाले कम्युनिकेट कर रहे हैं तमाम लोगों से, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, तमाम लोग एचआर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते इस तरीके से कि उनके पेरोल वगैरह देख रहे हैं क्या है, क्या बेनिफिट्स है उनको। तो इस काम के लिए तो बनेगी प्राइवेट एपीआई। जी बिल्कुल, प्राइवेट राउटिंग हो गई इस तरीके से। नहीं, प्राइवेट राउटिंग नहीं हो गई है, एक और एपीआई की टाइप आएगी, वो प्राइवेट राउटिंग से सिमिलर होगी। मतलब नहीं, अभी एक और टाइप आएगी एपीआई की, वो उससे सिमिलर होगी तुम्हारी वाली बात। इंटरनेट चल नहीं रहा यहाँ पे यार। एक और एपीआई की यहाँ पे टाइप होती है जो कि आई थिंक पार्टनर होती है या शायद शेयर्ड होती है। अभी इंटरनेट चल नहीं रहा तो हम देख भी नहीं सकते इसको बहरहाल। कोर्स आउटलाइन नहीं, वो लैपटॉप के अंदर है, लैपटॉप में लाया नहीं हूँ आज। आई थिंक शायद शेयर्ड होती है, पार्टनर होती है। पार्टनर होती है आई थिंक शायद। अच्छा, इस प्राइवेट को हम प्रोटेक्टेड भी बोलते हैं। प्रोटेक्टेड समझ में आ रहा है? प्रोटेक्टेड भी होता है। एक हमारे पास होती है पार्टनर। अब इसमें मुझे कन्फ्यूजन है कि या तो पार्टनर है या शेयर्ड है, दोनों में से कोई एक है। तो खैर अभी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको आप बस देख लेगा, स्लैश डाल के लिख लेगा। मुझे उनका इंटरनेट चल रहा है, मैं भी आपको कंफर्म करके बताया था कि पार्टनर होती है, शेयर होती है। इसमें क्या होता है, ये एपीआईज होती हैं जो कि पब्लिकली तो हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होती। अच्छा, ये समझ लें कि एक बीच की लेयर है ये। जैसे पब्लिक में क्या है, हर किसी को एक्सेसिबल है, बिल्कुल अपर लेवल है कि हर कोई आराम से एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में क्या है कि पब्लिक तो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता, और इसके अलावा जो इंटरनल लोग हैं, जैसे अगर एक इदारा है, फॉर एग्जांपल एक टैक्स जोन है, तो टैक्स जोन के जो बाहर के लोग हैं कोई और इदारे के, तो वो पब्लिकली होगा हमारे लिए। अब जो टैक्स जोन के इंटरनल लोग हैं ये पब्लिकली नहीं आते, ये इंटरनल लोग होते हैं,
ठीक है। तो अब प्राइवेट क्या है, प्राइवेट करेगा इंटरनली भी किसी को एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ कोई एक बहुत पर्टिकुलर रेयर सिनेरियो है जिसके अंदर इसको सिर्फ एक्सेसिबल है किसी एक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको एचआर का सारे लोगों से कम्युनिकेशन, ये एक बिल्कुल रेयर सिनेरियो में, बहुत रेयर सिनेरियो के अंदर ये आपकी एपीआई बनती है प्राइवेट एपीआई एक्सेसिबिलिटी, अगर हम एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से देखें। कुछ आती है पार्टनर या फिर शेयर्ड, इसमें क्या होता है कि ये होती है इंटरनल लोगों के लिए, मतलब इंटरनली अगर मैं कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं डेवलपमेंट पर काम, मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ मैं, अब मुझे भाई कोई फॉर्मल मार्केटिंग से कोई कम्युनिकेशन करनी है, ऐसे होता है ना कि भाई मार्केटिंग वाले कहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ ज़रा शेयर करके दे दो, ज़रा दे दो मुझे ये चीज़ सेंड कर दो ज़रा, तो अब मैं मार्केट से कम्युनिकेशन करूंगा ना कोई चीज़ सेंड करने के लिए, उनको देने के लिए, तो अब ये इंटरनली कम्युनिकेशन हो गई। अब ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन हो गई ना, इसके लिए आपके पास एपीआई होती हैं, वो होती हैं पार्टनर या शेयर। ये क्या होती हैं, ये ऑथेंटिकेट एपीआई होती हैं, मतलब इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होती है आपकी। स्लैक में हाँ कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि ये भी ऑथराइज होती हैं, ये जो एपीआईज होती हैं ना, ये क्या होती हैं, ऑथराइज होती हैं, कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता, यानी पब्लिकली नहीं एक्सेसिबल है ये, इसके लिए एक ऑथराइजेशन होगी इंटरनल लोगों के से। ऑथराइजेशन क्या होगी भाई कि ये वो सिर्फ शेयर इस एपीआई को हिट कर सकता है जो कि इंटरनल इस डिपार्टमेंट के, इस इदारे के इंटरनल जो लोग हैं। अब उसमें कोई सिनेरियो होता होगा भाई, यहाँ पे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की कंडीशन होती होगी अपनी कि भाई आपका जो है वो जैसे कि अगर आपकी ईमेल जो है वो ईमेल का डोमेन ये है कि techzone.com इस तरह से, तो आप इसका मतलब कि आप इसके लिए ऑथराइज हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तुम जो बात करते हैं ना प्राइवेट राउटिंग वाली, वो इस वाली एपीआई के थ्रू है, कि इसमें क्या है इंटरनली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के थ्रू, कि हम इंटरनली अगर कोई बात करना चाह रहे हैं आपस में, तो हम पहली बात है कि हम ऑथराइज होने चाहिए इस चीज़ के लिए, और पब्लिकली तो ये एक्सेसिबल ही नहीं है किसी को, पब्लिक कोई दूसरा बाहर के इस इदारे का बाहर का बंदा कोई इसको एक्सेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एपीआईज की टाइप होती हैं। कोई सवाल किसी का? नजम कोई सवाल? अमजद तुम्हारा नाम क्या था भाई? नाम उमैर? मोइस। यार ये उमैर कौन था फिर क्लास में? आगे चलें। अब आते हैं सर्वर के ऊपर ज़रा। ये एपीआईज होती हैं, ठीक है। रेस्ट एपीआईज पे मैं आऊँगा बाद में कि रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं। हम रेस्ट पढ़ेंगे, हम रेस्ट एपीआईज बनाना सीखेंगे, ठीक है। नहीं भाई ये बाद में पढ़ेंगे रेस्ट एपीआईज, अभी सर्वर पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो फिर आगे चलें भैया। सही है। अब मैं आता हूँ ज़रा पुरानी जो हमने बनाई थी ना लेयर, उस पर आ जाते हैं ज़रा। यहाँ पे एडिट वेडिट का ऑप्शन आता है ना शायद। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल यही है। मैं असल में ना, मैं चाहता आपको इससे भी समझ, ये भी से बोल के समझा सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल टर्म्स में अभी ना जाऊँ। अभी मुझे एंड पॉइंट बताना पड़ेगा, एंड पॉइंट क्या होता है। अब तुम्हें पता है तो लेकिन तुम सही बता रहे हो, यही होता है। डिफरेंट एंड पॉइंट को अगर आपस में हम हिट करना चाह रहे हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे, तो ये नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टेक्निकल टर्म में ना जाऊँ अभी, मैं सिंपल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ अभी, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। भाई यहाँ पे एक वो आता था एडिट करने की, पेंसिल वेंसिल आती थी। ये रहा। खैर ये सही है। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में डेटा बेस पे डेटा होता है हमारे पास। डेटा का मुझे फ्रंट से डेटा लाना है तो मैं क्या करूँगा, एच की कोई मेथड यूज़ करूँगा। अब अगर वो मुझे डेटा लेके आना है तो गेट होगा, डेटा भिजवाना है तो पोस्ट होगा, अपडेट करवाना है तो पुट होगा, और अगर कोई डिलीट करवाना है तो डिलीट होगा, सही है। अच्छा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, कि फ्रंट एंड से मैंने एक कोई रिक्वेस्ट करी, वो चाहे गेट पोस्ट पुट कोई भी हो सकती है, रिक्वेस्ट करी किसी भी बैक एंड को,
रिक्वेस्ट करी बैकएंड को डेटा लाने के लिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। रियल सिनेरियो में एग्जैक्ट ये नहीं होता कि आप बैकएंड को रिक्वेस्ट करते हो। बैकएंड में एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हो, जिसे हम कहते हैं सर्वर। अब सर्वर, जरा सर्वर को समझते हैं भाई। अब सर्वर आएगा मार्केट में, सेव करो इसको, APIs इंट्रो, ये रहा हमारा फ्रंट एंड। ये सर्वर है और ये डेटाबेस है। अब कुछ इस तरह की हायरार्की है, ये फ्रंट एंड है, बीच में आता है सर्वर और फिर आपका डेटाबेस है। ठीक है, अब रियल में क्या होता है, रियल सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपने फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट करी, आपने क्या करी, यहां से कोई रिक्वेस्ट करी। अब वो रिक्वेस्ट कोई भी हो सकती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कोई भी हो सकती है। जैसे ही मैं इसको रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ डेटाबेस के लिए, मेरी रिक्वेस्ट यहां नहीं जाएगी, पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी यहां पे, पहले सर्वर के पास। सही है, जिसको हम कह रहे होते हैं पेलोड। अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के अंदर आ रहा हूं, जिसे हम बोल रहे होते हैं पेलोड या फिर, अच्छा नहीं, अभी इसको हटा दो। भाई मैं इस तरह पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको ना मुश्किल ना हो कोई। मैंने कोई रिक्वेस्ट की सर्वर पे, सही है। अब सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट डेटाबेस से पहले सर्वर पे जाएगी, सही है। अब सर्वर पे जो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो पहले यहाँ पे भी सारे काम होते हैं पहले। जो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, डेटाबेस के ऊपर, तो मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट यूज़ करूँगा। चलो पोस्ट छोड़ो, पहले गेट पे आता है। गेट में क्या है, मैं कोई डेटाबेस से सिंपल डेटा लाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाह रहा मैं, सही है। तो मैंने आपको बताया कि हम फ्रंट एंड का फ्रंट एंड से डेटाबेस पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कभी भी। फ्रंट एंड पे डायरेक्ट डीबी का एक्सेस हम नहीं रखते फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हम बीच में सर्वर की लेयर होती है। अब भाई सर्वर पे जाती है रिक्वेस्ट, सर्वर पे रिसीव होती है पहले। अब सर्वर इसको देखता है क्या करना है, रिक्वेस्ट को जो फिल्टर विल्टर करना है, देखते हैं ऑथेंटिकेशन पे भाई चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, ओके है। ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, फिर सर्वर किसको रिक्वेस्ट भेजता है आगे, डीबी को रिक्वेस्ट करता है ये। अब जब सर्वर डीबी को रिक्वेस्ट करता है ना आपके पास, तो डेटाबेस से अब अगर डेटाबेस में डेटा मौजूद होगा तो डेटाबेस में डेटा आ जाएगा, वरना डेटाबेस से डेटा नहीं होगा, कोई डीबी का एरर आ जाएगा आपके पास। तो अब वो जो एरर आएगा ना, वो आएगा सर्वर लेके फ्रंट एंड के ऊपर, उससे हम बोलते हैं क्या है, रिस्पॉन्स। अभी ये दो वर्ड बस याद रख लें आप, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्योंकि दोनों वर्ड आपको सर्वर पे देखने को मिलेंगे। सर्वर का हम कोड कर रहे होंगे, दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सही है। रिक्वेस्ट में क्या चीज आती है, इसको अभी याद कर लें, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिक्वेस्ट, अच्छा पहले रिक्वेस्ट आएगी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर के ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल सर्वर के ऊपर हमारे पास दो चीजें हैं, सर्वर पे एक चीज होती है रिक्वेस्ट और एक चीज होती है रिस्पॉन्स। तो पहले रिक्वेस्ट आएगी रिस्पॉन्स आएगा, भाई पहले हर हाल में एक रिक्वेस्ट होगी, उसके अंदर में रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पहले रिक्वेस्ट आती है फिर रिस्पॉन्स आता है, इसको याद रखिएगा। ये ऑर्डरिंग भी बड़ी मैटर कर रही होती है सर्वर पे जाके, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट होती है फिर रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही होती है, फ्रंट एंड से आ रही होती है। रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा होता है, बैक एंड से या फिर सर्वर से आ रहा होता है। सर्वर से भी आ सकता है रिस्पॉन्स, डीबी से आएगा या तो सर्वर के पास, या सर्वर से आएगा फ्रंट एंड के पास, सही है। तो भाई ये थोड़ी सर्वर की हायरार्की हो गई। अब सर्वर खुद क्या है, सर्वर खुद क्या है इसकी बात करते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, वो पहले वाला साल लिख लिया था आप लोगों ने। अब सर्वर खुद क्या है। अच्छा मैं पहले आपसे सवाल करता हूँ, बस आपने आज तक माशाल्लाह सब पढ़े लिखे बैठे हैं भाई यहाँ पे, आपके ख्याल में आपको क्या पता है कि भाई सर्वर क्या होता है। आपने जो अपने स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, सर्वर क्या होता है। जो बोलते थे वो बता दो। नहीं कलेक्शन ऑफ डेटा तो नहीं होती।
हाँ जो पता है एक बोल दो। एक कनेक्शन है जो हमें कनेक्ट करता है फ्रंट एंड को डीबी से होता है। वो तो सही है लेकिन सर्वर इटसेल्फ क्या है? सर एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, मतलब दो तीन चीज़ों की, डिफरेंट चीज़ों की। भाई मैंने जो सुना था, जो मैंने मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था स्कूल में, वो क्या था, वो मुझे बोलते थे भाई सर्वर क्या है, सर्वर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। सर्वर हो ना, सर्वर मशीन, वो बहुत कोई पावरफुल कंप्यूटर होता है भाई, उसके अंदर जो है 10-15 कंप्यूटर्स की ताकत होती है। तो उसे सर्वर कंप्यूटर बोल रहे होते हैं हम। सर्वर मतलब बहुत हाई पावर का कंप्यूटर आपके पास होता है भाई। असल में सर्वर क्या है, कुछ नहीं है। सर्वर की सिंपल डेफिनेशन लिख लें आप, किसे कहें सर्वर, कि अ पीस ऑफ कोड दैट रन्स ऑन अ डिवाइस, या ऑन अ मशीन कहते हैं इसको। अ पीस ऑफ कोड दैट रन्स ऑन अ मशीन, दैट मशीन कॉल्ड सर्वर मशीन। पीस ऑफ अ कोड पीस ऑफ कोड दैट रन्स ऑन मशीन, दैट मशीन कॉल्ड सर्वर, और आगे लिखना स्लैश सर्वर मशीन। दैट रन A piece of code that runs on a machine, that machine is called server machine और सर्वर। और सर्वर मशीन। तो भाई सर्वर सिंपल इतनी सी बात है। सर्वर क्या है कि एक पीस ऑफ कोड कोड अगर मैं किसी मशीन पे रन कर लूँ तो वो मशीन बस सर्वर मशीन कहलाएगी। यानी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर्वर की कोई बहुत हाई कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर जो बहुत हाई क्लास कंप्यूटर होता है ये वो। मैं एक पीस ऑफ कोड को यहाँ रन करूँगा तो वो भी मेरे पास एक तरह सर्वर मशीन बन जाएगी। तो सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर बेसिकली सिंपल क्या है, एक समझ लें कि एक बेसिकली आपके पास एक सेंट्रल लोकेशन कह लें इसको आप, एक सेंट्रल लोकेशन है, एक पीस ऑफ कोड है। सिंपल सेंट्रल लोकेशन भी छोड़ दें, सेंट्रल लोकेशन भी छोड़ दें, एक सिंपल एक पीस ऑफ कोड है जो हम लिखते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को वैलिडेट वगैरह करवाने के लिए, तो वो हमारे पास सिंपल एक सर्वर होता है। सही है, तो थियोटिकल के लिए इतना काफ़ी है अभी। डेटाबेस क्या होगा फिर? सर मतलब डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक जगह है, मतलब सर्वर बस। हम्म, कह सकते हो, लेकिन अभी आप जब कोडिंग पे आओगे ना तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। कह सकते हो कि डिफरेंट लोगों को कनेक्ट वगैरह करने के लिए सर्वर होता है, लेकिन हम जिस सर्वर की बात करें ना यहाँ पे, वो एक दूसरे सर्वर होता है। हम जो सर्वर की बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्वर की बात कर रहे हैं हम डेवलपमेंट में सर्वर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वर क्या होता है, यहाँ पे सर्वर आपका सिंपल ये होता है कि एक पीस ऑफ कोड हम लिख रहे होते हैं और हम एक मशीन पे रन कर देंगे उसको, तो वो बस सिंपल सर्वर बन जाता है हमारे पास। ये तो मतलब उस तरह नहीं होते हैं, हमारे पास सॉलिड मतलब होगा, हमारे पास ही होगा, मशीन में होगा। हाँ, आपकी अपनी मशीन में आप सर्वर बनाओगे जैसे कि अपना। हम गेट कर रहे हो वगैरह बैकएंड से ना, डेटाबेस से गेट कर रहे हो, वो तो हमारे पास नहीं होता। सर सिंपल टर्म्स में तो यही है ना, दो चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन तो करना। वैसे तो सिंपल टर्म में तो यही है, मैं थोड़ा सा एक्चुअल बताना चाह रहा था कि कोड के हवाले से, हम कोडिंग पर्पस के हवाले से सर्वर को किस तरह डिफाइन करेंगे, वो तो जैसे सिंपल तो एक्सप्रेस हो गया सर, एक्सप्रेस जो हम लिखते हैं। एक्सप्रेस पे सर्वर बनता है। एक्सप्रेस सर्वर नहीं है, एक्सप्रेस तो सिंपल एप्लीकेशन है, उस पर सर्वर बनाते हैं मैं प्रेस पे। बनाएंगे। बनाएंगे हम सर्वर, अपना अपना सर्वर डेटाबेस बनाएंगे। क्या होगा वैसे, अगर हम इसको डेटाबेस सिंपल आपके पास डेटा, जहाँ डेटा स्टोर करते हैं। डेफिनेशन भाई सिंपल ये समझ लें कि डेटाबेस एक जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है। फ्रंट एंड आपका HTML CSS है, बीच में एक ऐसी लेयर होती है जो हम बनाते हैं खुद ही वैलिडेशन के लिए। खुद बना लो। खुद बनाते हैं हम इस लेयर को वैलिडेशन के लिए कि भाई यहाँ से डेटा को रिक्वेस्ट जाएगी API की थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए, तो वो डायरेक्टली ना जाए। बीच में एक थर्ड पार्टी एक जगह बनाते हैं कि पहले वहाँ जाए, वहाँ से सारी की सारी ऑथेंटिकेशन वगैरह जो भी सारे काम है वो हो, उसके बाद डेटाबेस को डेटा भेजते हैं। यानी जिसने डेटाबेस बनाया होगा, डेटा रखा, उसने सर्वर भी आप खुद उसने बनाया होगा ना, हम उसने क्यों नहीं बनाएंगे? बनाया होगा सर्वर, हम खुद बनाते हैं। सर तो हम क्यों सर्वर के अंदर बनाएंगे, डेटा मतलब नहीं हम क्यों होता क्या? बनाएंगे? भाई फ्रंट वाले बनाएंगे। फ्रंट एंड वाले बैकएंड वाले बनाते हैं, ये बैकएंड वालों का काम होता है अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। हाँ, डेटाबेस वाले ना। जी, बैकएंड वाले जो हैं वो बनाते हैं चीज़ें। सही है। अब भाई सर्वर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया एक जर्नल, कोई मतलब जर्नल टर्म देखें किस तरह वेब डेवलपमेंट चल रही होती है, एक जर्नल मैंने आपको आइडिया दिया है। अब थोड़ा सा हम स्पेसिफिक अपने कंटेंट पे आते हैं। भाई हम क्या पढ़ेंगे बैकएंड के अंदर, भाई हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्वर से। सबसे पहले सर्वर क्या होता है, सर्वर किस तरह बनता है, हम ये देखेंगे। सर्वर बनाने के बाद हम जाएंगे APIs के ऊपर कि भाई हम पहले हम समझेंगे पढ़ेंगे रेस्ट APIs क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं कोर्स आउटलाइन पे आपको लेके आ रहा हूँ, बल्कि यहाँ लिखवा दूँ कोर्स आउटलाइन आपको, लिख लीजिएगा अपने पास ही।
सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रो टू नोड जेएस, नोड जेएस इंट्रोडक्शन लेंगे। नोड जेएस इंट्रोडक्शन क्या है, नोड जेएस क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये अभी तक जो मैंने सारी बातें आपसे करी है ना, ये कोर्स कंटेंट्स के आउट ऑफ थी, मतलब समझा आउट ऑफ कंटेंट थी। मैंने आपको सिर्फ जनरल आइडिया दिया है, अभी तो हम कोर्स के अंदर आए ही नहीं है। कोर्स आउटलाइन आप ये है जो मैं लिखवा रहा हूँ। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग देखेंगे उसके बाद हम, ठीक है। उसके बाद हम अपना सर्वर एक खुद क्रिएट करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे हम अपना। यूजिंग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या होता है भाई ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एपीआईज बताएंगे, एपीआईज बनाएंगे। एपीआईज बनाएंगे भाई, एपीआईज किस तरह बनती है। उसके बाद हम बनाएंगे क्रड एपीआईज। ये एक्सप्रेस पर ही बनते हैं और कहीं नहीं बन सकते? नहीं, और भी जगह बन सकता है। मतलब हम एक्सप्रेस यूज करेंगे। नहीं, किसी के और की बजाय हम अपने वगैरह नहीं बना सकते अपने थ्रू से, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे? अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे बनाएंगे। लेकिन यूज तो हम दूसरे की वेबसाइट करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस। हम एक एक्सप्रेस, अभी बस लिख लो, बताऊंगा जब इस पे आऊंगा बता दूंगा, अभी लिख लो बस, ठीक है। एपीआई बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रड एपीआईज बनाएंगे। एपीआई सिंपल एपीआईज बनाएंगे, फिर बनाएंगे क्रड एपीआईज, ठीक है। क्रड एपीआईज बनाने के उसके बाद हम देखेंगे भाई मोंगो डीबी डेटाबेस पे जाएंगे। मोंगो डीबी पढ़ेंगे पूरा, किस तरह कनेक्शन बनता है आपका सर्वर से डेटाबेस का, किस तरह डेटाबेस सेटअप करते हैं, पूरा मोंगो डीबी देखेंगे। एंड मोंगूस एक क्यूरी लैंग्वेज होती है। अच्छा, डेटाबेस की ना अपनी लैंग्वेज होती है डेटाबेस से बात करने के लिए। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते, यहाँ पे डेटाबेस की अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे अगर आप कोई एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ लो आप, माई एसक्यूएल, तो उसके अंदर एसक्यूएल होता है, लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल यूज हो रही होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर नो एसक्यूएल पढ़ लें मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी की एक अपनी लैंग्वेज है डेटाबेस की, से कहते हैं मोंगूस। वो हम पढ़ेंगे मोंगूस क्या होती है, ठीक है। मोंगूस पढ़ेंगे, डेटाबेस से पूरा क्रड बनाएंगे। फिर हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आएगा क्रड ऐप का। तो अभी कहाँ बनाई है हमने क्रड ऐप, कहाँ बनाई थी? वो तो फायरबेस पे थी ना, ये हम एक प्रॉपर फुल फ्लैश डेटाबेस पर बनाएंगे एप्लीकेशन। क्रड ऐप छोड़ दो भाई, नोट्स बना लेते हैं। स्टिकी नोट्स होते हैं आपके पास? जैसे भाई ऑफिस वगैरह में देखोगे आपने स्टिकी नोट्स होते हैं भाई। स्टिकी नोट्स का पर्पस क्या होता है कि उसमें आपके पास, वो आप जो कर लेना, मैं आपको बस सिंपल भाई इसको बनाने का मकसद पता है क्या है। आपने ऊपर डेटाबेस पढ़ के आ गए, आप ऊपर क्रड एपीआईज पढ़ के आ गए भाई। ये वो क्रड एपीआईज नहीं है जो हमने फ्रंट बनाई है, वो क्रड एपीआईज नहीं है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें सिंपल बने वाला फंक्शन यूज करें। यहाँ हम अपनी पूरी एपीआई बनाएंगे कि भाई फ्रंट एंड से कोई डेटा करेगा तो उसमें मुझे फिर किस तरीके से डेटाबेस तक पहुँचाना है, वो पूरी कहानी यहाँ करेंगे बैठ के हम। तो मुझे इन दो चीज़ों को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट आपसे बनवाना है बस। तो भाई हम एक नोट्स ऐप बना लेंगे। नोट्स ऐप में क्या होगा कि हमारे पास एक स्टिकी नोट जैसे होते हैं उस तरीके से होंगे कि जैसे हम एक आ रहा होगा क्रिएट अ नोट करके उस पर क्लिक करेंगे तो नोट का टाइटल क्या होगा वो डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे भाई उस नोट के। हम जैसे टास्क होता है, टास्क एक टास्क का साइन अगर आपको हो रहा है, टास्क का टाइटल क्या है, टास्क की समरी आएगी भाई क्या इस टास्क में है। दूसरा उसका स्टेटस आ जाएगा कि भाई वो पेंडिंग है, प्रोग्रेस है, डन हो चुका है या टू डू में है। इस तरीके से हम एक ऐप बनाएंगे टू डू, जिसमें वो स्टिकी नोट्स हम फ्रंट एक फ्रंट बनाएंगे, थोड़ा डिजाइन बना देंगे फ्रंट एंड का, जिसमें स्टिकी नोट्स का हम यूआई दे देंगे थोड़ा सा कि स्टिकी नोट डिस्प्ले हो रहे होंगे, थोड़ा सा एनिमेटेड, उसमें हिला भी देंगे भाई, सही है ना, हिला भी देंगे उसको। तो एक नोट्स ऐप होगी, ठीक है। ये पूरा मैं आपको थ्रू आउट बता रहा हूँ कि बैक एंड डेवलपमेंट जो हम पढ़ेंगे थ्रू आउट क्या कोर्स हमारा फॉलो हम कर रहे होंगे। नोट्स ऐप हो गई। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, रुक जाओ भाई अभी हाइब्रिड कहाँ से आ गया। ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद मिडिलवेयर्स देखेंगे, मिडिलवेयर्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नोड.जेएस का, मिडिलवेयर्स, ठीक है। मिडिलवेयर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम बनाएंगे ऑथ एपीआईस। आपने किया था फायरबेस में साइन अप लॉगिन किया था, कैसा बच्चों की तरह हो गया था, कुछ पता ही नहीं चला आपको क्या हो रहा है, बस सिंपल फंक्शन यूज करे और साइन अप भी हो गया, उधर लॉगिन भी हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे आपने पूरी अपनी खुद की कस्टम एपीआई बनानी पड़ेगी, किस तरह यूजर साइन अप होता है, किस तरह यूजर लॉगिन होता है,
इसमें आएगा मज़ा आपको। सही सही है। और तो एपीआईज बनाएंगे, उसके बाद एक और हमारा प्रोजेक्ट आएगा। एक और प्रोजेक्ट क्या होगा, इसी के अंदर हम सिंपल ऑथेंटिकेशन लगा देंगे। ठीक है, पहले यूजर आएगा भाई, साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद डिस्प्ले करवाना डेटा उसको। सही है। तो ये यहाँ पे मैं कह रहा था ऑथेंटिकेशन लगा देंगे भाई। ऑथ ऐप करता हूँ इसको यहाँ पे मैं, ऑथ ऐप। सही है। तो भाई ये हमारा थ्रू आउट जो है वो कोर्स आउटलाइन हमारे पास यहाँ पे होगी। स्टार्ट हम लेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, नोड जेएस क्या होता है भाई, क्या चीज़ है क्या नहीं है, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे लेंदी टॉपिक कौन सा है? सबसे लेंदी टॉपिक कौन सा है इसमें, CRUD एपीआईज है, और ये सबसे लेंदी साइन अप लॉगिन की एपीआईज है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर पासवर्ड हैशिंग आपको बताऊंगा कि किस तरह पासवर्ड हैश होता है। पासवर्ड असल में आपको बताया ना पहले, पासवर्ड असल हालत में स्टोर नहीं होता डेटाबेस पे, तो वो किस हालत में स्टोर होता है। तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। टोकन, एक टोकन पढ़ेंगे यहाँ पे, JWT टोकन का कॉन्सेप्ट आता है कि टोकन जनरेट करवाते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये, वो वाला नहीं है ये। आप अक्सर फेसबुक पे जाते हो, आपने यूज़र को साइन अप नहीं किया, वो आपने यूज़र लॉगिन नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया, आप सिंपल जा रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, आप 10-15 सेकंड स्क्रॉल करते हो, वो आपको एक पॉपअप खुल के आ जाता है कि भाई पहले साइन अप करो। या कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो साइन अप आपने नहीं किया, आप डायरेक्ट जो है ना वो, यानी आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लॉगिन करके लॉग आउट किया, फिर आप कोई पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, वो रोकता है आपको पोस्ट। वो कैसे रोक रहा है आपको पोस्ट क्रिएट करने से, वो ऐसी तरह रोकता है, एक टोकन जनरेट, पीछे एक टोकन जनरेट हो रहा होता है। तो पढ़ेंगे क्या होता है टोकन, JW टोकन वगैरह, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसकी एक अलग हमें एपीआई बनानी पड़ती है फिर, सारी हर काम के लिए एपीआई बनेगी यहाँ पे। ठीक है, हर काम के लिए यहाँ पे एपीआई बनेगी। अच्छा, क्रिएट एपीआई से पहले ना ये कर लेना, क्रिएट रेस्ट एपीआई कर लो इसको। ठीक है, कि एपीआई नहीं रेस्ट एपीआई बनाएंगे हम यहाँ पे। तो भाई ये हमारी थोड़ी सी थ्रू आउट द कोर्स हमारा ये रहेगा। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम रिडक्स पहले पढ़ेंगे जल्दी से एक क्लास के अंदर, उसके बाद हम अपने प्रॉपर बैकएंड पे आ जाएंगे। हम्म, अभी बता दूंगा, कोर्स में बता दूंगा। भाई रेस्ट एपीआई और एपीआई में क्या फ़र्क है भाई, कोई फ़र्क नहीं है। रेस्ट एपीआईज भी एपीआईज ही होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड। कुछ रेस्ट एपीआईज ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन कर दिए कि भाई आप अपनी जब भी एपीआई बनाओगे ना, तो इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए बनाओगे, तो ये रेस्ट एपीआईज कहलाएगी। अब उसके क्या रूल्स हैं वो भाई, क्या रूल रेगुलेशन है, तो वो हम जब देंगे तो हम कोड पे आएंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि वो रूल्स मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको। जब मैं कोई एपीआई बनाऊंगा आपको तब दिखाऊंगा कि भाई ये एक सिंपल एपीआई है और ये रेस्ट एपीआई है, जब एपीआई बनाएंगे जब देखेंगे। अच्छा भाई, एपीआई टेस्टिंग के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है पोस्टमैन। लिख लें अपने पास, ये आप लोग किसी ने यूज़ किया आज तक, मतलब तुमने किया होगा। हम पोस्टमैन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, वजह क्या है यूज़ करने की भाई, हम जब एपीआई बना रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम कोई गेट की एपीआई बना रहे हैं, हमारे पास जब बैकएंड पढ़ ले होंगे ना, हमारे पास कोई यूआई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हमारे पास कोई रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई यूआई नहीं होगा। हम आखिर में जाके जब सारी एपीआई बना लेंगे ना, हम आखिर में जाके एक रिएक्ट की एप्लीकेशन से फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड से, फ्रंट एंड कनेक्ट विद बैकएंड। आखिर में जाके बिल्कुल आपको मैं करवाऊंगा ये काम, जब सारा एपीआई वगैरह हो जाएंगी आपके पास। हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करेंगे पोस्टमैन को अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के तौर पे, कि हमारी एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड नहीं होगा। अब मुझे कोई एपीआई हिट करनी है तो मैं क्या बैकएंड से हिट करूंगा, एपीआई हिट कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से होती है, लेकिन मेरे पास तो फ्रंट एंड है ही नहीं। तो उस एपीआई हिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन को एज अ एप्लीकेशन। फिर आखिर में जाके बिल्कुल जब कोर्स एंड हो जाएगा ना हमारा, फिर जो सारी एपीआई हमने बनाई होंगी, हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें कनेक्ट कर देंगे जाके। वो भी पूरा एक पैकेज होता है जिसमें आपको बताता हूँ कि भाई फ्रंट एंड बैकएंड से कनेक्ट किस तरीके से हो रहा होता है। कर्ल क्या, क्या चीज़ कर्ल का मुझे नहीं, वो VS कोड में जो है, VS कोड के अंदर होता है ये। अच्छा, इसका खैर मुझे आइडिया नहीं। एक होती है VS कोड के अंदर भी एक्सटेंशन होती है कि आप पोस्टमैन के बजाय उससे काम कर लो, तो वो बहुत मतलब इतने यूज़ नहीं है भाई। और स्टैंडर्ड जो है ना, अगर आप मुझसे पूछो स्टैंडर्ड क्या मार्केट का जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, पोस्टमैन यूज़ होता है एपीआई हिट करने के लिए। तो हम भी पोस्टमैन ही यूज़ करेंगे जब हमको एपीआई हिट करेंगे। सही है।
तो भाई ये थ्रू आउट द हम कोर्स देख रहे होंगे पूरी। अच्छा इसके बाद आपको हम, अरे आपकी होस्टिंग भी रह गई ना, फायरबेस होस्टिंग भी तो रह गई आपकी, नोटमोन भी तो है। इसी में आएगा वो। आपने बोला था ना कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम प्रोजेक्ट वो यही तो आज तो था वो सारा काम करने का। आज रिडक्स का मैं एक एप्लीकेशन बताता आपको जिसमें रिडक्स लगाते हैं हम, सिंपल डेटा एपीआई यूज़। अब मसला है कि इंटरनेट नहीं है तो एपीआई के, इंटरनेट के बगैर एपीआई हिट नहीं हो सकती, इंटरनेट ज़रूरी है उसके लिए। तो आज ही मुझे होस्टिंग में करवानी थी। तो भाई अभी आप लोग की जिम्मेदारी है, ईद के बाद जैसे ही आएंगे तो फर्स्ट क्लास होगी, आपने याद दिलाना है कि सर हमारी रिडक्स की एक क्लास रह गई है और होस्टिंग रह गई है। फायरबेस पे होस्टिंग में करवा दूंगा आपको मैं, और वो बहुत फायरबेस की होस्टिंग बहुत इजी है। नेटलिफाई बड़े मसले करता है भाई, जब रिएक्ट की एप्लीकेशन या कोई ऐसी रिएक्ट नेटलिफाई बहुत इश्यूज़ कर रहा होता है। तो भाई हम फायरबेस की होस्टिंग आप यूज़ करेंगे। फिर जब यहाँ बैकएंड के ना सर्वर की होस्टिंग के लिए हम एक न्यू चीज़, अच्छा पहले होता था, किसने हेरोकू नाम सुना, हेरोकू का, हेरोकू। पहले क्या होता था कि जो बैकएंड सर्वर होते थे ना, हम यूज़ करते थे होस्ट करते थे हेरोकू के ऊपर। लेकिन भाई अब से ना तकरीबन अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हेरोकू हो गया है प्रीमियम, पेड हो गया है वो पहले अपनी फ्री सर्विस देता था, तो अब फ्री सर्विस नहीं देता। तो अब उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढा है मैंने, है साइक्लिक के नाम से, हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन खैर ये बहुत आगे की बात है, जब हम पूरी अपनी सर्वर होस्ट करने जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी कोर्स ऑर्डर रहेगी। लेकिन भाई एम हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमें उसमें क्या करना है, रिडक्स और फायरबेस होस्टिंग, ये याद दिलानी है आपने। अच्छा तुम्हें मैंने कहा था वो कोई एपीआई ढूंढ देना, वो वाली।